पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर का तनाज़ा था। दोनों मुल्कों के लीडर समझदार लोगों की तरह टेबल पर बैठे, रिस्पेक्टेबल अंदाज में बातचीत हुई और सारा मसला हल कर दिया गया। दीवानों की सी बात लगती है ना, लेकिन ये सच है, ऐसा वाकई हो चुका है। तो आइए जानते हैं ये कब हुआ। मैं हूं नुमान आबिद। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब पंजाब और बंगाल की तकसीम की थी अंग्रेज़ों ने, और बहुत ही फजूल किस्म की तकसीम थी। उस वक्त अंग्रेज़ों पर दबाव था कि अपनी ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म करो और जमहूरी मुल्क बनाओ। सारी दुनिया में अंग्रेज़ हुकूमतें ख़त्म हो रही थीं। सब कॉन्टिनेंट में भी यही हुआ। 3 जून 1947 को मनसूबा मंजूर हुआ कि अगले 15 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान और भारत को आज़ाद मुल्क बना दिया जाएगा। लेकिन 15 महीने क्या, भागम भाग 3 महीने से भी कम वक्त में नक्शे पर लाइनें खींची कि अब ये बॉर्डर है, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये लाइनें खींचने के लिए सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक शख्स को भारत में भेजा गया। ये लंदन के एक प्रोमिनेंट लॉयर थे, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे और अपना क्लीन रिकॉर्ड रखते थे। उन्हें उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने इसलिए चुना था क्योंकि उनको भारतीय अमूर से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त। शायद आपको ये बात कुछ अजीब लगे, लेकिन ऐसा ही था। उनकी इस इलाके के बारे में जो कम इल्मी थी, वही उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बन गई। हुआ कुछ यूँ कि जब अंग्रेज़ तूफ़ानी रफ्तार से भारत से भागने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त यहाँ के सारे ऑफिसर्स और लंदन बेस्ड वो एहलकार जो भारत में उस वक्त अंग्रेज़ राज के अमूर पर नज़र रखते थे, वो सब किसी न किसी के हक़ में थे या फिर किसी न किसी की मुखालफत कर रहे थे। यानी कोई समझता था कि हिंदुस्तान को ताकतवर होना चाहिए और कोई समझता था कि पाकिस्तान को ताकतवर होना चाहिए। कोई जिन्ना के साथ था, कोई गांधी के साथ था, और कोई कहता था कि इंडिया के बहुत से टुकड़े कर दिए जाएं छोटे छोटे, और कोई कहता था कि इंडिया के टुकड़े करने ही नहीं चाहिए। गर्ज ये कि जितने जहन थे उतनी ही बातें थी, लेकिन हर किसी का जहन कुछ न कुछ तैयार हुआ पड़ा था। उस वक्त लंदन की हुकूमत ने फैसला किया कि हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि कानून और आइन को अच्छे से समझता हो, ज़हीन हो, मुश्किल वक्त पर फैसले लेने की सलाहियत रखता हो, मगर वो पहले से भारत के हालात देखता हुआ ना आ रहा हो। वो शख्स ना गांधी के साथ हो, ना जिन्ना के साथ। वो शख्स ना मुसलमानों के साथ हमदर्दियाँ रखता हो, ना ही हिंदुओं के साथ। वो यहाँ आकर सारी तहरीकों का जायज़ा ले, हालात समझे और जो भी बेहतर फैसला लगता हो बस कर दे। मिस्टर रेडक्लिफ ऐसे ही शख्स थे। नतीजा ये निकला कि उनको ये कहा गया, भारत जाओ, फ़ौरन से लाइनें खींचो और बस वापस आ जाओ। उस वक्त अंग्रेज़ भाग क्यों रहे थे, ये एक लंबी बहस है। इस पर एक वीडियो लाजमी बनाएंगे। एक बहस तो ये भी बनती है कि क्या बॉर्डर ठीक से बने थे। शायद ही सब कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा शख्स मिले जो कहे कि बॉर्डर अच्छे से बने हैं, लेकिन फिर बॉर्डर्स होने क्या चाहिए थे, इस पर हर किसी की अपनी राय है। इस पर भी एक बहुत लंबी वीडियो बनती है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल हम मिस्टर रेडक्लिफ को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि वो अपना काम करके वापस जाना चाहते थे और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। कोई ऐसी तकसीम नहीं बनती थी उस वक्त कि सब ही कहें कि भाई बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए मिस्टर रेडक्लिफ ने ये सोचा कि जैसी हुकूमत की मर्जी है बस वैसा ही काम करो और चलते बनो। रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताता हूँ आपको। सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए थे मिस्टर रेडक्लिफ को ये लाइन, ये बॉर्डर करोड़ों लोगों की किस्मतों का तयन करने के लिए। और मज़े की बात तो ये है कि 14 और 15 अगस्त 1947 को दोनों मुल्क बन चुके थे, लेकिन उस वक्त तक दोनों मुल्कों की हुकूमतों को यही नहीं पता था कि बॉर्डर है कहाँ पर। 16 अगस्त 1947 को दोनों मुल्कों के लीडर्स को नक्शा दिखाया गया कि भाई ये देख लो, यहाँ पर है बॉर्डर। सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे कि अच्छी तरह देख लो कि कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन सा कस्बा, कौन सा बिराज, कौन सी नहर, कौन सी नेचुरल माइन, कौन सा रिसोर्स तुम्हारे मुल्क में है और कौन सा दूसरे मुल्क में। ऐसे काम के लिए अमूमी तौर पर महीने दरकार होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह कहा कि भाई हम तो चले, आगे तुम्हारा मसला है। 17 अगस्त को ये अवार्ड पब्लिश कर दिया गया और इस तरह ये बॉर्डर्स हतमी करार पाए। ये किसी अंधे को भी नज़र आ सकता था कि बॉर्डर जैसे बने हैं ये सुकून से चल नहीं सकते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बार एक अमरीकी इदारे को इंटरव्यू दे रहे थे कि वो क्या चाहते हैं कि तकसीम के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वैसे हों जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स पर रिसर्च करें तो अंदाज़ा होता है कि वो इंडिपेंडेंस तो चाहते थे, लेकिन भारत से दुश्मनी हरगिज़ नहीं चाहते थे। शायद उनके जहन में ये बात रही होगी कि एक दफ़ा अपना मुल्क तो हासिल करो ना, बाद में आपस में बैठकर अपने तनाज़ात हैं जो वो हल करते रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इतनी शदीद दुश्मनी है, हम जैसे मुल्क आपस में बैठ
बैठ कर अपने तनाज़ात कैसे हल कर सकते हैं। हम तो सिर्फ फजूल सी जंगें लड़ सकते हैं, दहशत गर्दियाँ कर सकते हैं और एक दूसरे को तंग कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ कि हम मिलकर मामला हल कर चुके हैं। वाकया कुछ यूँ है कि रेडक्लिफ ने जो लाइन खींची थी वो मेनली थी पंजाब और बंगाल में, क्योंकि ये दोनों सूबे तोड़े जा रहे थे। बाकी बॉर्डर्स तो सूबों के एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स पर ही बनना थे, लेकिन पंजाब और बंगाल की स्टोरी मुख्तलिफ थी। दोनों सूबे तकरीबन 55% की मुस्लिम मेजोरिटी रखते थे। अगर दोनों सूबे पूरे के पूरे पाकिस्तान को दे दिए जाते तो एक तरफ भारत का राब्ता ही कश्मीर से कट जाना था, दूसरी तरफ कोलकाता समेत पूरा बंगाल पाकिस्तान के पास आने में भारत मशरिकी तरफ से भी कमज़ोर हो जाता। और तीसरी बात यह कि एक अच्छी खासी सिख और हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में आ जाती। अगर एक मुल्क ही इस बुनियाद पर बन रहा था कि ये मुसलमानों का मुल्क है, तो फिर ऐसा पूरे का पूरा सूबा पाकिस्तान को क्यों दे दिया जाता जहाँ पर गैर मुस्लिम कम्युनिटी थी। लेकिन जाहिर है अगर इतनी जल्दी में बॉर्डर्स बनाए जाएं तो कुछ ना कुछ मसाइल तो रह जाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पंजाब के बॉर्डर पर कुछ मसाइल थे जिन पर बात 1950s में ही शुरू हो गई थी। बैकडोर डिप्लोमेसी मैच्योर होने पर 6 जनवरी 1960 को कांग्रेस रहनुमा सूरन सिंह लाहौर पहुंचे। ये वही सूरन सिंह हैं जो बाद में हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने थे। पहले लाहौर फिर रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए। अयूब खान हुकूमत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल शेख पाकिस्तानी वफद की क़यादत कर रहे थे। बात तय पाई कि फिरोजपुर रोड हेडवर्क्स से पाकिस्तान का बॉर्डर दूर हो जाए। ये हेडवर्क्स भारत के लिए इतने अहम थे कि जब रेडक्लिफ साहब लाइन खींच रहे थे तो उन्होंने फिरोजपुर शहर पाकिस्तान को दे दिया था, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी जिला था। नेहरू साहब को शक था कि अंग्रेज ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर फिरोजपुर पाकिस्तान को गया तो इस शहर की खातिर हमारी जंग हो जाएगी। अब भारत ये चाहता था कि पाकिस्तानी बॉर्डर हेडवर्क्स से कुछ दूर हो जाएं। इसी बहाने भगत सिंह की समाधि भी भारत को मिलना थी। लाहौर में शादमान के इलाके में एक चौक है जहाँ पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वहाँ से इनकी लाश को ले जाकर दरिया सतलुज के किनारे इनकी आखिरी रस्मात अदा की गईं और उसी जगह उनकी याद में एक समाधि बना दी गई थी जो उस वक्त पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान जाहिर है इसके बदले में दफाई नवीयत के कुछ गांव लेना चाहता था। कुछ मसाइल सिंध के रन ऑफ कच्छ में भी थे। मुज़ाकरात चलते रहे और आखिरकार 17 जनवरी 1961 में एक माहिदा तय पाया जिसमें हिंदुस्तान ने 84,000 एकड़ का इलाका पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान ने तकरीबन 35,000 एकड़ का इलाका हिंदुस्तान को दे दिया। बुनियादी तौर पर उस माहिदे में लाहौर, कसूर और अमृतसर के इलाके थे और फिर इसके बाद प्रॉपर डिमार्केशन कर दी गई। ये माहिदा हुआ था दिल्ली के पाम एयरपोर्ट पर और उस वक्त जनरल अयूब गए थे इंडिया। कुदरतुल्लाह शहाब ने इस सारे वाक़े की तफसील अपनी एक किताब में लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि पंडित जी का रवैया उस वक्त कोल्ड था, वो मुस्कुराए नहीं। लेकिन मुझे जो सबसे मज़े की बात लगी वो ये कि जनरल साहब ने उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म को एक ऑफ़र करवाई और वो ऑफ़र ये थी कि दोनों मुल्क म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट क्यों ना साइन कर लें, यानी कि पाकिस्तान और भारत की एक ही फ़ौज हो और एक ही दिफा हो। जनरल साहब बेसिकली यूरोपीय यूनियन की कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे थे। इस बात का ऑटोमेटिकली ये मतलब निकलता है कि आपस में जो तनाज़ात हैं वो बातचीत करके ख़त्म किए जाएं और आपस में मिलकर काम करें ताकि दोनों मुल्क तरक्की करें। और अगर जनरल साहब वाकई ऐसा करना चाह रहे थे या उनकी सोच ऐसी थी तो इस बात पर उनके बहुत से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त पंडित जी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप ज़्यादा एक्साइटेड मत हों, अभी नो वार डिक्लेरेशन टाइप की कोई बात की जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जाहिर है उस वक्त पंडित जी पर भी काफ़ी प्रेशर रहा होगा। ये पहला माहिदा था और उस वक्त टेबल पर बैठकर हम अपने मसले हल कर रहे थे। डिप्लोमेसी ना सिर्फ काम करती है बल्कि जंगों से बहुत ज़्यादा बेहतर काम करती है। डिप्लोमेसी से ही पाकिस्तान और भारत आपस में बॉर्डर्स के डिस्प्यूट हल कर चुके हैं और ये आइंदा भी हो सकता है। मसला सिर्फ ये है कि कभी पाकिस्तान ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाता है और कभी भारत। काश क्योंकि ऐसा दिन आए कि जब दोनों मुल्कों में से कोई भी मुल्क एक दूसरे को बुली करने की कोशिश ना करें, बल्कि ये समझें कि आपस में मिल बैठकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेंगे। दोनों तरफ इंसान हैं, दोनों के मसले आपस में मिलते जुलते हैं। अगर ये दोनों मुल्क आपस में मिलकर कुछ कोशिश करेंगे तो कुछ हार्डलाइनर हैं जो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन तारीख में यही लोग हीरो बन जाएंगे जो लास्टिंग पीस देकर जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।